नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और करते हैं बात आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। सभी को नमस्कार भाई, ठीक है ना। और बहुत बड़ा मैसेज है भाई, ये कमेंट करना एक बार। एक बच्चे के ऊपर आया है जो बड़ा सारा, पहले इसको देखते हैं, शायद टेंस को लेकर ही है कुछ। सर मेरी बात पर गौर फरमाइएगा, ठीक है, फरमाता हूँ। और इंग्लिश को छोड़े हुए लगभग 12 साल हो गए, ठीक है। और 4th ग्रेड की जो बच्चे तैयारी करें उनमें से लगभग बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लंबे समय से इंग्लिश को नहीं पढ़ा। बिल्कुल सही बात है आपकी। और चीज सर विनती है सर आप थोड़ा बेसिक से शुरू करें, ठीक है जी। और सर मैंने आपकी सभी क्लास शुरुआत से देखी सर, फिर भी टेंस मुझे बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। सही बात है ये बिल्कुल आपकी। और पहले 2 टॉपिक आपको आसानी समझ में आ गए थे, लेकिन टेंस समझ में नहीं आ रहे हैं। तो कृपया अपना तरीका बदलकर हमें समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद भाई। किन्होंने लिखा है? मौसम खान जी ने पूरा ये मैसेज लिखा। और आप में से मौसम खान जी आपने एक पता है बढ़िया काम क्या किया, आपने खुद की नहीं बहुत सारे साथियों की जो है वो यहाँ पर एक तरीके से मान लीजिए मन की बातों को जो यहाँ पर प्रेजेंट किया है। पॉइंट है आपकी इस बात को, 2 मिनट तो अपने को इसको देनी पड़ेगी क्योंकि आपने पूरी मेहनत करके जो लिखा है और सही भी लिखा है, पॉइंट है आपका। लेकिन आपने एक बात बहुत ईमानदारी से लिखी कि शुरू के 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट का मतलब क्या होगा कि आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स, ये आपके समझ में आ गए। ये अच्छी बात है कि आपने जो समझ में आया वो भी लिखा है इसमें। अब मैं बताता हूं आपको टेंस का टॉपिक क्यों नहीं समझ में आ रहा। ये सभी साथियों को बताता हूं मैं, केवल आपको ही नहीं, ठीक है ना। और आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं मैं कि टेंस का टॉपिक समझ में क्यों नहीं आ रहा है बच्चों के आमतौर पर। देखिए टेंस जो है ना टिपिकल तरीका है। दूसरी बात है टेंस का पारंपरिक तरीका। अब अगर ये तरीका बदला ना अपने जो फॉर्मेट अपने प्रयोग में ला रहे हैं, अगर इस तरीके को बदल दिया तो दूसरा जो तरीका रहेगा ना वो रहेगा जो आपने 12 साल पहले भी पढ़ा था। कौन सा? कि कोई भी पर्टिकुलर टेंस लिखा, उसके नीचे उसके कोई 4 वाक्य लिखे, फिर कोई टेंस का नाम लिखा, जैसे उदाहरण के तौर पर सिंपल प्रेजेंट लिखा, फिर उसके अंदर अफर्मेटिव लिखा सकारात्मक, उसके 4 वाक्य लिखे, नकारात्मक लिखा नेगेटिव, उसके 4 वाक्य लिखे। आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्त, आपने जो सारी बातें लिखी है मैं जानता हूं, पहले से बेसिक जानता हूं। टेंस का टॉपिक शुरू हुआ था ना जिस दिन अपनी पहली क्लास थी, उस दिन भी मैंने आपसे निवेदन किया था, सभी साथियों को मैंने सूचित किया था। मैंने कहा टेंस का टॉपिक एक तो लेंथी चलेगा, लंबा चलेगा और टिपिकल लगेगा। शुरू में आपको टिपिकल लगता है क्योंकि आपकी इच्छा हो, चाहे मैं अगर स्टूडेंट हूं, मैं बैठा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो मेरी भी इच्छा क्या रहती है कि यहां कोई चीज पढ़ाई गई तुरंत समझ में आ जानी चाहिए। टेंस के टॉपिक में आमतौर पर यह संभावनाएं थोड़ी कम बन सकती हैं, कारण इन दिनों एग्जाम के अंदर ना प्रश्न जो आते हैं, और उसने तो आपके सिलेबस में साफ लिख कर दे दिया है, टेंस लिख के नहीं दिया, ऑब्लिक लगाकर उसने सीक्वेंस ऑफ टेंस लगाकर ही दे दिया पहले से, ये पहले मौजूद कर रखा है उसने। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं शुरू में टेंस जो है वो टिपिकल लगेगा, अर्थात मुश्किल लगेगा आपको, बेफिक्र रहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे ना, जैसे उदाहरण तो अभी प्रेजेंट पे चल रहे हैं, अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें सीक्वेंस जुड़ते चले जाएंगे और फिर टॉपिक पूरा, अभी तक तो मैंने कंडीशंस ऐड ही नहीं किए, अभी तक कंडीशनल्स नाम का पैटर्न नहीं आया। बड़ी बात, अभी तक मैंने आपको मतलब पास्ट टेंस में प्रवेश ही नहीं किया, और पास्ट टेंस में प्रवेश करते आपके सामने आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा भारी मात्रा में। और जैसे ही आप सीक्वेंस देखोगे ना तो आपका ये जो मैसेज है आपने जो डिलीवर किया ना, ये और आपका वैलिड हो जाएगा और सही पड़ जाएगा कि चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। नो डाउट आप जितने भी साथी मेरे साथ फिलहाल लाइव जुड़े हुए हैं ना, आप सब साथी, कोई बाद में रिकॉर्डिंग में भी देख रहा होगा, अब सब साथी ना निश्चिंत रहिए, टेंस शुरू में समस्या करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब आज जो आप पढ़ रहे हो ना टेंस में, ये आप प्रयोग में लाते हुए देख पाओगे, और वो भी खुद के द्वारा। शुरू में ये पार्ट मुश्किल लगता है। आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स तो क्या थे कि थोड़े बहुत तथ्यात्मक चीजें थी, कुछ रिडींग स्किल्स का खेल था, तो आपको ऐसा लगा कि हाँ यार ये नियम समझ में आ गया, ये नियम समझ में आ गया। टेंस में क्या होता है कि जैसे ही कोई नियम समझ में आने लगता है, मैं उसमें कोई ना कोई सीक्वेंस जोड़ देता हूं, फिर वहां थोड़ा सा स्थिति जो है वो होचपोच वाली स्थिति हो जाती है। उदाहरण के तौर पे अभी अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहे थे, स्ट्रेटिव ऑफ डायनेमिक आपके सामने आया, थोड़ा टिपिकल लगा कि यार पता नहीं यार कब कोई वर्ब स्ट्रेटिव हो जाती है, कब कोई डायनेमिक हो जाती है। तो मैंने आपको कहा ना गिन चुन कर 10 से 15 वर्ब है, वो मैं आपके सेंटेंस के थ्रू सामने लाऊंगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं आपको सारी यहाँ लिख भी दूंगा कि ये होती है जी वो स्ट्रेटिव वर्ब। शुरू में क्या करोगे, आप उन स्ट्रेटिव वर्ब को याद करने के लिए उत्साहित हो जाओगे, जबकि मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप उन वर्ब्स को याद करो, मेरा उद्देश्य ये है कि आप वो वर्ब को आत्मसात करो, मतलब बनाना ही सीख जाओ उनको, ये चाहता हूं मैं। तो आप भरोसा रखिए, आप जितने आपने मैसेज लिखे ना, मुझे सबको पता है, ग्रेड 4 की तैयारी करने वालों की तो बात छोड़िए आप, मैं ग्रेड 1, ग्रेड 2 जिनका विषय अंग्रेजी होता है उनको भी पढ़ाता ना, उन तक को जोर आ जाता है इस पार्ट को सीखने में, ठीक है ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको शुरू में समझ में, आप तो मेरे पे भरोसा रखिए, मैं आपसे सीधा लाइव ही कह रहा हूं, आप भरोसा रखिए, निश्चित रहिए, आपके चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। यहां मैं ता है, ती है, ते लिखकर आपको खुश करने नहीं आया हूं,
मैं चाहता हूं कि आपको असलियत का पता चले। अगर आपको हवाबाजी में रखना हो, मैं सामान्य सामान्य सेंटेंस लिखूं, जैसे मैंने कल 3-4 लिखे थे ना, आपकी सेवा में लिखे थे 3-4 उदाहरण, वो बच्चों के लगभग के सही भी गए थे, ठीक है ना। लेकिन वैसे प्रश्न आजकल पेपर में देने से रह गया, वो देता ही नहीं है। ग्रेड 4 छोड़िए आप, मतलब किसी भी एग्जाम के अंदर देने से रह गया वो। इसलिए आप निश्चिंत रहकर पढ़िए और कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी और घबराइए मत, आप होचपोच मत होइए। यूं होता ना कि 1 महीने बाद पेपर है तो मैं कोई और तरीका चुनता, अभी मुझे तरीका बदलने की आवश्यकता नहीं। मुझे पता है जो तरीका मैंने चुना हो, मेरा भी खुद का भी 14 आपको 12 साल अंग्रेजी पढ़े छोड़े हुए हो गए, मुझे 14 साल अंग्रेजी पढ़ाते हुए हो गए। मैंने 14 साल में आपके मेरे जैसे ही साथी देखे हैं पढ़ते हुए, मैंने देखा उनको क्या सबसे बड़ी समस्या आ जाती है सामने उनके। इससे पटवारी में पार पड़ जाएगा। पटवारी में दोस्त इसके यूं मानकर चलो जो आप देख रहे हो ना, इससे तो एक भी चीज बाहर नहीं जाए। हाँ, इसमें कुछ न कुछ आपको ऐड ऑन करना पड़ सकता है, अपनी तरफ से जोड़ना जरूर पड़ सकता है, ये ध्यान से रखिएगा। कुछ ना कुछ चीज जो है वो आपको जोड़नी पड़ सकती है, घटाना नहीं है, ये मैं कंफर्म आपको कह सकता हूं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा रखिए। अभी भी मैं देखो आपको करूँ, देखो आपने तो कोर्स परचेज तो कर लिया, अब आपको जो भी पढ़ाएगा उससे आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं कोर्स परचेज करने के बाद भी आपसे बोल रहा हूं, आप भरोसा रखिए सभी साथी, है ना। लोकेश जी पटवारी में पार जितना पढ़ रहे हो ना इससे बाहर तो नहीं जाए, लेकिन हाँ कुछ नई चीजें ऐसी होंगी, क्योंकि सिलेबस में भी तो चेंज है ना, कुछ चीजें हैं जो आपके सिलेबस में भी चेंज होती है अभी, ठीक है ना। नहीं नहीं, बुरा कुछ नहीं माना दोस्त, निश्चिंत रहो, बुरा बुरा नहीं माना। आपके मैसेज के ऊपर इतना समय दिया मैंने, आपके जो कमेंट के ऊपर, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी तरीके से बात को जो है प्रेजेंट किया था, ठीक है ना। तो चलिए सर, आपकी इंग्लिश के अलावा और कुछ नहीं पढ़े? नहीं नहीं सैनी साहब, पटवारी में और भी बहुत कुछ आता है ना, नए टॉपिक कुछ ऐड ऑन होंगे, वो आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पटवारी का अलग हिसाब किताब है थोड़ा सा। हाँ ये जरूर कह सकता हूं, आप पटवारी ग्रेड 2 ग्रेड 1 कोई सा ही पेपर दे लो, ये जो पढ़ रहे हो ना ये बहुत बहुत अच्छा है। ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए, मैं भी तो किसी गुरुजी से पढ़ के आया हूं, मुझे भी तो सिखाया गया ना, मैं कोई माँ के पेट से तो सीख के आने से रहा, मैंने भी चीजें सीखी हैं, पेपर में अप्लाई होते देखी हैं, उन्हीं को मैं आपके सामने सारगर्भित तरीके से जो है वो रख रहा हूं भाई, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं, कल जो बेसिक अपने पैटर्न पढ़ रहे थे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पढ़ा था। कल मैंने आपके सामने सिंस और फॉर को भी प्रेजेंट किया था। सिंस और फॉर एक बार फिर से आप सभी साथियों को जो मैं याद दिला देता हूं, ठीक है ना, कि जैसे कुछ तो उसमें फ्रेज आई थी, अडल्सेंस आया था, अडल्सेंस का मतलब किशोरावस्था, मान लो चाइल्डहुड आ जाए, बचपन, इनके साथ किसका प्रयोग करना है आपने? सिंस का प्रयोग करना है। द बिगिनिंग, ये एक फ्रेज थी, बिगिनिंग लिखा हुआ आ जाए, किसका प्रयोग करिएगा? सिंस का प्रयोग करिएगा। टाइम इमेमोरियल आ जाए, सिंस का प्रयोग करिएगा। कल कभी सिंस का उसमें ऑप्शन ना होना तो फिर बेफिक्र रहिएगा, फिर उसमें फ्रॉम का भी प्रयोग करा जा सकता है। ये भी अपने को जो है थोड़ी बहुत बातों का जो है वो ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ अगर इसके अंदर अपने और बात करें तो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं? अपने सिंस का प्रयोग करते हैं। संडे, मंडे, ठीक है ना, ये अगर आपको दे रखे हो, संडे मंडे का मतलब नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम दे रखे हो, महीनों के नाम दे रखे हो, महीनों के नाम, नाम का मतलब जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से दे रखे हो तो अपने किसका प्रयोग कर लेते हैं? सिंस का प्रयोग कर लेते हैं। ये अपने को ध्यान में रख लेना है। ये कुछ बेसिक चीजें थी तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो इन सारे फॉर्मेट्स को आप ध्यान में रखिएगा और बेसिक तरीके से इनको ध्यान में रखने का आप जो प्रयास करिएगा। साथ ही साथ स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब का जो मैंने आपको पैटर्न बनाया है, स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक का जो पैटर्न मैंने आपको बताया है वो आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते आगे। स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब के बारे में हमने बात कर ही ली थी, उससे नेक्स्ट पे मैं पढ़ाता हूं आपको, ठीक है ना। सिंस और फॉर के कंसेप्ट पे ध्यान रखिएगा। एजेस आ जाए, डिकेड्स आ जाए, इसके साथ आप फॉर का प्रयोग कर रहे थे। एजेस, डिकेड्स के साथ आप किसका प्रयोग कर रहे थे? फॉर का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है ना। एड्रेस, भाई एक ही मैसेज को वीरेंद्र जी कितनी बार लिखोगे भाई? आप सिलेक्शन करवाओ तो सिर्फ मैं खुद मिलने आ जाऊंगा आपसे, है ना। तो मेरे एड्रेस का क्या करोगे, ठीक है ना। हर टॉपिक बाद क्वेश्चन बताओ जिनसे मैं, हाँ कल मैंने ऐसे गणेश लाल जी, कल हमने ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करी भी थी, है ना। पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। तो कल मैंने आपके सामने कई सारे प्रश्न रखे थे, बस ऑप्शन इसलिए नहीं रखता, कारण है इसके पीछे। ऑप्शन रखूंगा तो वो तो जो पर्टिकुलर टेंस पढ़ रहे हैं उससे आप ऑप्शन की वैसे ही पहचान कर लेते हो, इसलिए मैं ऑप्शन की बजाय सीधी एक सिंगुलर कोई भी एक पर्टिकुलर अकेली वर्ब रखता हूं आपके सामने कि इससे ढूंढो, इससे आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये बात हमने करी थी। अब अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत सॉलिड कंसेप्ट तो बचा हुआ अपना, कल की क्लास से ठीक मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, कल की क्लास से ठीक आगे एक और एग्जाम्पल आपके लिए लिखता हूं मैं। पहली बात, टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंस और फॉर के कांसेप्ट के बारे में हमने कुछ एक सेंटेंस लिखे थे, ठीक बात है।
अब मैं एक और सेंटेंस आपकी सेवा में हाजिर करता हूं, वो और ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप प्रश्न ऐसे बनेंगे, तो संडे मंडे के साथ सिंस का प्रयोग कर रहे हो, जनवरी फरवरी के साथ सिंस का प्रयोग कर रहे हो, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के साथ आप सिंस का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है ना। क्लॉक टाइम फिक्स टाइम आपको दे रखा हो, घड़ी में जो समय बचता है उसका अगर मामला दे रखा हो सिंस का प्रयोग करते हो। लेकिन 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स अगर ऐसा दे रखा हो तो 4 का प्रयोग करते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। शुभम सैनी जी, कल से आप एक बात पूछ रहे हैं, पूछो। आपने एक बार भी नहीं लिखी, लगी आज तो नहीं लिखी दिखी मुझे ना, है तो बताओ मुझे क्या पूछ रहे हो शुभम जी, आपके मैसेज पे ध्यान देता हूं मैं। कल से पूछ रहे हो क्या आप, एक बात बताओ भाई। सर प्रोनाउन और कुछ एग्जाम की इंपॉर्टेंट वर्ब्स की भी पीडीएफ बना के क्लास मटेरियल में डाल देना। प्रोनाउंस की चिंता मत करो, मैं आपको एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक प्रॉपर पार्ट पढ़ाऊंगा ना, उसमें प्रोनाउन भी आ जाएंगे, थोड़ी नाउन की भी बात होगी, कुशाल जी निश्चिंत रहिएगा, है ना, उसका नंबर आ जाएगा कहीं। इंपॉर्टेंट वर्ब्स कुछ नहीं होती दोस्त, ये मैं संभव नहीं कर पाऊंगा। आप स्कूल की किताब की इसमें मदद ले सकते हो, स्कूल की जो बुक्स होती है ना उनकी आप हेल्प लेकर और इंपॉर्टेंट वर्ब्स वगैरह की जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। शुभम सैनी जी, आप करंट अफेयर्स कौन से मंथ से शुरू करें। शुभम जी ये मैसेज था आपका, आपको प्रॉपर मैं ब्लॉक करवा सकता हूँ, आपको पता है आपके मैसेज के लिए रुका हुआ था मैं, कल से आप एक बात पूछ रहे हो और करंट अफेयर कौन से मंथ से शुरू, आपको लगता है कि आप सही अध्यापक से बात पूछ रहे हैं, समय खराब करते हो शुभम जी आप, है ना। तो इसका मतलब मुझे ध्यान देना ही नहीं चाहिए आपके मैसेज के ऊपर, है। आपको लगता है करंट अफेयर्स के लिए आपने सही अध्यापक को चुना है, बात करते हो यार, आप कमाल करते हो, बाकी बच्चों का टाइम खराब करते हो। ब्लॉक करवा दूंगा मैं 1 मिनट में तुरंत आपको। काम की बात पूछिए भाई, आपका कोई लॉजिक हो, कोई ढंग की बात हो पूछिए, मैं जवाब दूंगा भी। कौन सी क्लास की ग्रामर बुक पढ़े, ग्रामर बुक 6ठी क्लास से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप बेड़ा पार हो जाएगा, सही बता रहा हूं आपको ईमानदारी से। दीक्षांत जी आ जाओ भाई, अब चलते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं आप सभी साथियों साथ, माई फादर, ठीक है ना, यहां पे ऑप्शन देता हूं मैं आपको, हैज या हैव का, हैज या हैव बीन watering the plants ब्लैंक। यहां पे आपको ऑप्शन देता हूं मैं, सिंस या फिर फॉर ऑल मॉर्निंग। चलिए भाई, आप सभी साथियों से निवेदन है मेरा, इसका मुझे आंसर बताइए क्या होगा, क्या करोगे आप। आर के साथ सर एन कैसे आया, बिल्कुल भाई, आर के साथ एन कैसे है। नरेश जी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे दोस्त, HOUR। मान लो मैं आपको इसमें ऑप्शन देता हूं ए और एन, तो इनमें से कोई एक आएगा, इसको लिख के देखो कैसे लिखा जाएगा, आर। और ये क्लास में बात हुई भी है ना दोस्त, तो ये तो गलतियां मत करिए, है ना, क्या लग जाएगा आर। ये हावर नहीं होता कि अपने हावर बोलना शुरू कर दे, ए का साउंड आ रहा है, और ए का साउंड का मतलब वोवल साउंड, और वोवल साउंड के साथ अपने ए और एन में से किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। ये जानकारी तो थी अपने पास, है ना, पर चलिए कोई बात नहीं, भूल के दिखे आप, अब याद रखिएगा आर बोलते हैं इसको, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं इसको क्योंकि अपनों ने आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा पर चर्चा करी हुई है। अब बताओ भाई, आपने आंसर दिया भाई, कईयों ने हैज और फॉर लिखा है, कईयों ने हैज और सिंस लिखा है, ठीक है, देखते हैं अभी क्या रहेगा। माई फादर सिंगुलर हुआ, माई फादर हैज ए हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, मेरे पिताजी जो है पौधों को पानी दे रहे हैं, हिंदी अर्थ क्या बन गया इसका, पौधों को पानी दे रहे हैं, ठीक है। ब्लैंक ऑल मॉर्निंग, पूरी सुबह से दे रहे हैं, ठीक है। तो माई फादर सिंगुलर हुआ, आप किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे, हैज का, सही बात है। जिन्होंने हैज का प्रयोग किया वेरी गुड, और लगभग ने हैज का किया, कुछ एक साथी है जो हैव का प्रयोग करे बैठे, कमाल करते हो। पिताजी एक वचन है कि बहुवचन, सूर्य प्रताप जी, दीक्षांत जी, ये विचार कर लो आप तो, पिताजी जो एक वचन है बहुवचन, सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो आपका है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन है जी। और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तब क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो हैज लगता है एक वचन के साथ और हैव लगता है बहुवचन के साथ, ठीक बात है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आपने यहाँ पे जो है वो सेंस का, लगभग साथियों ने जो है वो सेंस का प्रयोग किया है, और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर कुछ नहीं आएगा भाई, ना सेंस आए और ना ही फॉर आए, ये है चीज सीखने वाली। तो जो साथी कह रहे हैं पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको कल KNOW वाला एक प्रश्न बताया था, वैसे पेपर में क्वेश्चन कैसे नहीं पूछे जाएंगे, केवल ऐसे है जो रह दे दे। सबको पता है कि ये तो पता ही होगा बच्चे को,
और इसमें भी जिन साथियों ने गलत किया था, जिन्होंने हैव का प्रयोग किया था, उनसे तो मेरा विनम्र निवेदन है, ये क्या गलती कर रहे हो भाई, अच्छी गलती करो। जैसी गलती करने वाले दुनिया में और बहुत मिले, आप ऐसी गलती कर रहे हो कि हैज और हैव में से हैव लगा रहे हो, जिसमें आप ही मिलोगे केवल और कोई नहीं मिलेगा। ये तो सिलेक्शन के रास्ते पे निकले ही नहीं आप। ये गलती होनी ही नहीं चाहिए। ये गलती आपकी स्वाभाविक थी, आप सभी से मैंने देखा आपने करी ये गलती, और स्वाभाविक बात है, आपकी गलती नहीं है, सबकी गलती है, डरने की जरूरत नहीं। अब आप आज के बाद कभी गलत नहीं करोगे, वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे हो गया भाई, ठीक है ना। नहीं, अगर आप रिकॉर्डिंग क्लास ले रहे हैं और लाइव क्लास नहीं पाए, कोई लॉस नहीं भाई, क्या नुकसान है, कोई समस्या नहीं। कभी कोई डाउट वगैरह होते हैं यहाँ पे पूछ सकते हैं आप मेरे से, कोई नुकसान नहीं, सीखो पढ़ो आप, है ना। अब सुनिए भाई, नोट लिखो एक, चक्कर में तो पड़ गए होंगे आप कि ये क्या चक्कर है। मॉर्निंग लिखा हुआ है, गुरुजी ने लिखवाया हुआ है सिंस और फॉर वाली लिस्ट के अंदर कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ क्या लगता है, सेंस का प्रयोग करते हैं, पॉइंट तो है मेरे भाई। लेकिन अब मैं आपको एक नोट मेंशन कराता हूं, जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए यहां लिखो, आप सभी साथी साथ ही लिख लीजिएगा, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, ऑल नाइट, मेरे साथ देखिएगा इसको, ऑल आफ्टरनून, ऑल आफ्टरनून, ऑल डे, इनके साथ सामान्यतः, इनके साथ सामान्यतः, सिंस ऑब्लिक फोर अप्लाई नहीं करते, अप्लाई नहीं करते हैं। ये लो जी, ये एक लाइन लिख दीजिएगा आप, फिर थोड़े से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले आप एक बार लिखो, फिर मैं थोड़ा आपको बता देता हूं इस बारे में। जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया, पहले पहला लेक्चर और दूसरा जरूर देखिएगा। देखो इसे तुरंत पहले, लिख लेगो तो बताइएगा। बहुत कम साथी मिलेंगे, खास करके ग्रेड 4th वाले तो बहुत कम साथी मिलेंगे जिनको ये जो स्लाइड पे आप फिलहाल देख रहे हो ये उनको जानकारी होगी। लिख लियो सा, चलो जी लिख लियो तो आप बात कराएंगे ऊपर। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने जो सिंस और फॉर की सारणी बनाई थी उसमें सिंस लिखा, इधर फॉर लिखा, उसमें मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून लिखा, सही बात है। संडे मंडे लिखा, सही बात है। जनवरी फरवरी लिखा, सही बात है। ईयर दे रखा हो 2001, 2010, 2015, इस तरीके से ईयर दे रखा हो। 2024 आज अपनी अंतिम क्लास है 2024 की, कल से अपने 2025 में पढ़ना शुरू करेंगे, नए साल आ जाएगा। और आप सभी साथियों को अग्रिम मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए नौकरी भरा हो, और अगर नौकरी भरा होगा तो शायद फिर आप उसे खुशियों भरा बनाने में कोई और कसर तो छोड़ोगे नहीं। तो नौकरी भरा तो आपके पास एक स्थायी, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो आपके पास स्थायी नौकरी हो। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, ये मेरी मन से इच्छा है कि आप जितने भी साथी साथ जुड़े हैं, ठीक है ना, सब पढ़ने के उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो सबकी नौकरी लगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। नौकरी लगने में सिंस और फॉर का कंसेप्ट तो आपको बाधा ना दे, बीच में नहीं आए तो अभी तुरंत सीख लेते हैं। सिंस और फॉर की लिस्ट पर भरोसा रखिएगा। अब सुनो, देखो सिंस का प्रयोग करते हैं निश्चित समय के लिए, फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए, ठीक बात है। जब कभी किसी सेंटेंस के अंदर आपको यूं कभी रट्टे मारने नहीं है, सिंस का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है और फॉर का भी प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। थोड़े बहुत समय के बाद में आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस लगते हुए देखा था। कभी भी किसी सेंटेंस में अगर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून होते ना, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो मैं सिंस का ही प्रयोग करता। पर मैंने किया क्या था, इस सेंटेंस के अंदर ऑल मॉर्निंग लिख दिया। ऑल मॉर्निंग का हिंदी अर्थ क्या होता है, पूरी सुबह से। ऑल आफ्टरनून पूरी दोपहर से। ऑल डे पूरे दिन से। ऑल नाइट पूरी रात से। इसमें आपको समय पहले ही बताया जा चुका है, इसमें पहले ही समय के बारे में बात करी जा चुकी है। तो जब समय सेंटेंस के अंदर पहले ही लिखा जा चुका है तब आपको उसमें समय बताने के लिए सिंस और फॉर की भी आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता है नियम ढंग से तो ये यूं लिखवाया जाता है
कि ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, ऑल नाइट, ऑल आफ्टरनून, ऑल डे, इनके साथ सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता। फोर तो है ना, किताबों में लिखा हुआ ही नहीं रहता। कारण क्या है इसका? तो पर बच्चे क्या कई बार गलत, मान लो 1 मिनट के लिए मैंने यहां पर आपको यह लिखवा दिया होता कि सिंस का प्रयोग नहीं करते, तो आपको लगता है अच्छा सिंस का प्रयोग नहीं करते तो फिर फोर का प्रयोग करते हैं, फिर आप गलत अंदाजा लगा देते हैं। तो इस गलत अंदाजे का निवारण अपने ने क्या करा, सिंस और फोर दोनों ही लिख के कर दिया कि ना तो सिंस लगे ना फोर। अगर पेपर में आपको ये गलती करवा के देगा ना, वो गलती करके दे, तो ध्यान रखिएगा फोर तो कम तौर पर प्रयोग में लाता है, गलती करेगा किसकी, सिंस लगा के देगा आपको। क्यों? बच्चे ने तो रट्टे क्या मार रखे होते हैं, ऑल मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इनके साथ बच्चों ने पढ़ा होता है, उनको लिखवाया गया होता है कि सिंस का प्रयोग करना होता है। ठीक बात है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ आप सिंस का ही प्रयोग करिएगा। पीछे क्या जोड़ दिया मैंने, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, ऑल आफ्टरनून, ऑल डे, ऑल नाइट, इनके साथ आपको किसका प्रयोग नहीं करना, सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं करना है। आमतौर पर नहीं किया जाता है इसका प्रयोग। ये लो साहब, सर अगर ऑल डे के अंतर्गत सप्ताह के दिन उनके साथ और लगाए तो सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं कर। ऑल डे मंथ, ऑल डे मॉर्निंग, आप लगाकर देखो आपको सही सूटेबल ही नहीं बैठेगा। ऑल डे संडे ऐसा होता ही नहीं है, ऑल संडे का प्रयोग किया जा सकता था। तो ऑल संडे, ऑल मंडे ऐसा कर दोगे पूरे संडे से ही, तब भी ना सिंस लगे ना फॉर लगे, क्योंकि ऑल किसका भाव देता है, संपूर्ण का, सारे समय का, तो बस अपने आप ही ऐड ऑन हो जाता है उसमें। ये लीजिए जी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, इसको आप तुरंत प्रभाव से जो नोट डाउन तो आपने लिख ही लिया होगा, पर ये दिमाग में रखिएगा, सिंस और फॉर की ये वाली लाइन, मतलब ये जो आप फिलहाल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, ये हर किसी के पास नहीं है। किताबों में तो लिखा, मैं कौन सा घर से बना के लाया हूं, लिखा हुआ तो है ही, पर पढ़ने वाले बच्चों के पास जल्दी से ये चीज अवेलेबल हो जाए ये संभव नहीं है। वो ध्यान नहीं देते ना, ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाते तो बहुत सारे हैं पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, कमी तो बच्चों की तरफ से रह जाती है। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। और ये सिंस और फॉर का बहुत सॉलिड कंसेप्ट है। और ये अपनी बात हुई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बेसिक तौर पर आपको जो दो एक बातों का बहुत विशेष करके ध्यान रखना है, वो एक तो ये सिंस और फॉर का कंसेप्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर सिंस और फॉर को आप पहचान मत बनाइएगा कि ला भाई सिंस और फॉर लिखा हुआ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं है। मैं इसका निवारण पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करूंगा, लेकिन बेसिक तौर पर ध्यान रखिए सिंस और फॉर का कंसेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव लगा, उसके बाद बीन और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है। इसको आपको दिमाग में रखिएगा और सिंस और फॉर को पहचान मत बनाइएगा, बस ये इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। और एक स्ट्रेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, क्या पता कल को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई स्ट्रेटिव वर्ब जोड़ दे। स्ट्रेटिव वर्ब की हेडेक मत लीजिए, सिरदर्द मत बनाइए इसको, मैं अपने आप आपके सामने सारे धीरे धीरे करके प्रस्तुत करने वाला हूं, ये हो जाएगा जी। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं और अब बढ़ते हैं अपने पास्ट टेंस की ओर। आज का जो अपना टेंस है वो है पास्ट टेंस। अब पढ़ेंगे अपने पास्ट टेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस आ चुका है जी पास्ट टेंस। कारण क्या है, महत्वपूर्ण क्यों बोल रहा हूं, महत्वपूर्ण तो सिंपल प्रेजेंट भी है अपने पास। पास्ट टेंस में ना आपको ये जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ ना सीक्वेंस, इससे जुड़ी हुई कई चीजों के साथ आपका आमना सामना हो सकता है। पास्ट टेंस में सीक्वेंस से संबंधित कई चीजों के साथ आपका आमना सामना होगा, जो कि सिंपल पास्ट में हो जाएगा। जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट थोड़ा लेंथी था, थोड़ा टाइम लगा था ना, ऐसे सिंपल पास्ट में भी थोड़ा वजन है, थोड़ा समय लेता है सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर भी। कैसे, किस प्रकार से? पहले तो बात आती है कि गुरुजी इसके कोई स्ट्रक्चर, सॉरी इंडिकेशन। देखो सामान्य सी बात है, आप यूं लॉजिक लगाइए, यस्टरडे लिखा हुआ होता है, यस्टरडे कभी किसी वाक्य में लिखा होता है, तो आप सोच कर देखो यस्टरडे लिखा हुआ है तो आमतौर पे बच्चे क्या लगेगा, यस्टरडे का मतलब तो बीते हुए कल की बात हो रही है। लिखा हो लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, तो बच्चे को लगेगा कब की बात हो रही है, पिछले। तो ये अपने आप ही पहचान करवा देता है आपको कहीं ना कहीं पास्ट की। तो मैं अभी जो आपके सामने कुछ इंडिकेशन लिखूं, वैसे तो बच्चा इनकी पहचान कर ही लेता है, फिर भी अपने लिखेंगे। और कौन से टेंस में आते हैं जी, पास्ट के किसी भी टेंस में आ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं जो इंडिकेशन लिखने वाला हूं ये पास्ट के किसी भी टेंस में आ सकते हैं। वो चाहे सिंपल पास्ट हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कहीं भी इनका प्रयोग है जो करा जा सकता है। फिर भी कुछ कुछ के बारे में आपको जानकारी हो तो ठीक बात है। मान लीजिए मैंने लिखा हो यस्टरडे, पास्ट टेंस में आ सकता है, या यस्टरडे की जगह पे अपने जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पढ़ेंगे आप और हम, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, comma, the day before, the day before yesterday, the day before yesterday, एक साथ है the day before yesterday। कभी ये लिखा हुआ आ जाए, मान लीजिए सेंटेंस में लिखा हुआ आ जाए लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे,
लास्ट नाइट, कुछ भी ऐसा कोई मामला जो है वो लिखा हुआ आ जाए सेंटेंस के अंदर, आमतौर पे किसकी पहचान करवाएगा, पास्ट टेंस की पहचान करवाएगा, ठीक है ना। इनको जो आप ध्यान में रखिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक आध मैंने इसमें छोड़ा है, वो अभी अपने बात करने वाले हैं, ठीक है। और अब अपना पास्ट टेंस में जो सबसे पहले पास्ट पढ़ेंगे अपने, वो पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस। कि गुरुजी ये ऊपर जो लिखे हुए इंडिकेशन ये कौन से टेंस में आते हैं, सभी पास्ट टेंस में आते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, मतलब सिंपल पास्ट में भी आ सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आ सकते हैं, इसलिए घबराइएगा मत। सर क्लासरूम और स्टूडियो में क्या फर्क है, क्या दोनों में पढ़ाई एक जैसी होती है क्या, या नहीं? दिलखुशी वैसे तो इतना महत्वपूर्ण ये प्रश्न नहीं है, फिर भी आपने एक ही मैसेज को 10 बार किया है, तो पहले तो मैं आपको ये सलाह दूंगा भाई, सर जी उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज के अनुसार पढ़ाइए। आपको उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज के हिसाब से पढ़ना है या पेपर में आने वाले प्रश्नों के हिसाब से पढ़ना है? टेस्ट सीरीज का एक अलग हिसाब किताब है, उसमें प्रश्नों का स्तर थोड़ा अलग तरीके से बना रखा है। उसमें टेस्ट सीरीज का सीधा सा माध्यम क्या होता है कि आपने पढ़ रखा है, कोई चीज बगैर पढ़े आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते होगे, या फिर टेस्ट सीरीज अगर कभी आप कोई ज्वाइन करते हो तो फिर जो चीजें पढ़ रहे हो पहले उन्हें उसमें इंप्लीमेंट होते, देखो क्या बात करते हो, कमाल बात करते हो, है ना। माई मदर हैज बीन स्कोल्डिंग मी फॉर 2 hours। हाँ शिव शंकर जी, आपकी माता जी जो आपको डांट लगा रही है 2 घंटे से, 4 का प्रयोग सही किया आपने, माता जी सिंगुलर है, हैज लगाया, बी लगाया, स्कोल्ड की 4th फॉर्म आपने स्कोल्डिंग का प्रयोग किया, डांट लगाना होता है, और फॉर 2 hours सारा वाक्य ओके लिखा शिव शंकर जी आपने, कोई समस्या नहीं थी, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं होता भाई, मेरे स्टूडियो में मेरे सामने कोई नहीं होता, लाइव क्लासरूम के अंदर मेरे सामने बच्चे भी होते हैं, और जो बच्चे साथ में पढ़ रहे होते हैं घर पे बैठ के वो भी होते हैं, ठीक है ना। 5-7 को मुझे आज लग रहा है 2-4 साथी जो उन्हें, हनुमान जी बात आपकी ठीक है, 5-7 मुझे लग रहा है कि ब्लॉक होने की कगार पे हैं, और ब्लॉक होने में उनका फायदा पता क्या, वो कमेंट करने से ब्लॉक नहीं होंगे, वो वीडियो देखने से भी, मतलब लेक्चर को देखने से भी ब्लॉक हो जाएंगे, ना तो वो लाइव देख पाएंगे ना वो रिकॉर्डिंग में देख पाएंगे, फिर वो वीडियो उनको पता कितने समय बाद मिलता है, कम से कम महीने भर का ब्लॉकेज चलेगा वो इंग्लिश की क्लास का। फिर आप सभी से निवेदन है भाई, नया साल है ना, नया साल आ रहा है, क्यों ब्लॉक हो रहे हो, अननेसेसरी मैसेज करते हैं यार, कमाल है। पर चलिए ये बाकी जो साथी है ना जिनको थोड़ा सा इरिटेशन होती है, मैं उन साथियों के प्रश्नों का जवाब देता हूं, उनसे मेरा एक निवेदन है, इरिटेट मत होइए, आप खुश होइए, आपको लगना चाहिए कि इतने लोगों ने कोर्स परचेज किया हुआ है, इतने लोग तैयारी करेंगे, इतने लोग फॉर्म भरेंगे, पर इनमें से पढ़ने वालों की संख्या 10% होगी। आप अगर उस 10% की श्रेणी में आओगे तो आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा। भीड़ है, आपको क्या लगता है क्लास में मेरे साथ जितने साथी सारे पढ़ने के लिए थोड़ी जुड़े होते हैं, कई हैं जो आ जाते हैं, ठीक है बैठे चल रहा है टाइम पास कर लेते हैं, कोई गुरुजी अगर हमारी बात का जवाब दे रहे देने दो, पर उनको ये नहीं पता वो अपने सबसे कीमती चीज यहाँ पे जो दे रहे हैं वो है उनका समय। तो आप तो चिल करो, आपको खुश होना चाहिए। मैं जब ऐसे मैसेज का रिप्लाई करता हूँ उन साथियों के लिए संदेश है जो वाकई में पढ़ते हैं, आप खुश रहा करो, आपको लगे अच्छा ऐसी भी भीड़ आ रखी है क्या, चलने दो प्रोग्राम, ठीक है ना। चलो भाई सिंपल पास्ट टेंस के बारे में अपने पता करते हैं। सिंपल पास्ट में ऐसा क्या कुछ खास है भाई सिंपल पास्ट के अंदर? सबसे पहले तो मैं सिंपल पास्ट का एक बेसिक इंडिकेशन आप सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करूंगा। ये भी सारे इंडिकेशन ही थे, ये सारे ऊपर जो लिखे हुए ना ये भी इंडिकेशन है किसके, पास्ट टेंस के। कौन से में, वो सिंपल पास्ट में आ सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में आ सकते हैं, कहीं भी। लेकिन एक इंडिकेशन थोड़ा मैं आपके लिए सभी साथियों के लिए लिख रहा हूं, वो है अगो। इसको जरूर याद रखिएगा, अगो। अगो का हिंदी अर्थ क्या होता है, पहले। हिंदी अर्थ तो क्या हुआ, अगो, पहले। अगो अगर कभी किसी वाक्य में लिखा हो जाए AGO, और अगो के साथ आमना सामना हमारा है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी होगा एक बार, इसलिए घबराइएगा मत, याद दिला दूंगा। अगो कभी सेंटेंस में लिखा हुआ आए तो ये कौन से टेंस की पहचान करवाता है, सिंपल पास्ट की पहचान करवाता है। मान लीजिए यस्टरडे लिखा हुआ आ जाए और आप कह दो ये सिंपल पास्ट में आता है क्या, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी आ सकता है। इसको देखकर आप और हम ये 100% धारित नहीं कर सकते कि ले भाई सिंपल पास्ट लगा दो, ये पास्ट के किसी भी स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। लेकिन अगो, अगो अगर कभी किसी सेंटेंस में आया तो वो कौन सी टेंस की पहचान करवाएगा, आपको और हमें सिंपल पास्ट की पहचान करवाएगा। ये है खास बात, तो एक तो सिंपल पास्ट को लेकर, और बड़ी ही खास बात है, ठीक है ना, ये नोट डाउन करिएगा आप सिंपल पास्ट को। करिएगा। खितराम जी आपने सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर लिखा है तो ये तो गलत लिख दिया दोस्त आपने, है ना, ये तो गलत कर दिया। सर मैं इंग्लिश में कमजोर हूं, मैं क्या करूं, आप मेरी क्लासेस देखिए। और हाँ सर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में, हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में द प्रीवियस डे वगैरह आते हैं,
ठीक है ना। द प्रीवियस डे डायरेक्ट, द प्रीवियस डे आता है, द डे बिफोर यस्टरडे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाता है, आएगा भाई, जब नंबर आएगा ना तब अपने करेंगे इसके ऊपर बातचीत। चलो भाई, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले आप और हम सभी साथी मिलकर सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर लिखते हैं। आप और हम सभी साथी मिलकर सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर लिखते हैं। उस स्ट्रक्चर में जो पहला नंबर है वो है अफर्मेटिव का, सकारात्मक। अच्छा खासा लेंथी टेंस है सिंपल पास्ट, छोटा टेंस में नाम नहीं है इसका, अफर्मेटिव इसका सिंपल पास्ट का। सबसे पहले आएगा आपके पास सब्जेक्ट, कर्ता, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लो जी। आपको याद है मैंने जब पहली क्लास में आपको बोला था कि एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक है सेकंड फॉर्म, ये अपने दम पर वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, ये कर दिया। ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। सिंपल पास्ट का कौन सा स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, सकारात्मक। अफर्मेटिव का हिंदी अर्थ तो आप सबको याद हो ही गया होगा अब तक, तो सकारात्मक। और देखते हैं अपने नेगेटिव, नकारात्मक में क्या रहेगा, नकारात्मक। नेगेटिव में क्या होगा जी, सब्जेक्ट तो रहेगा ही, ठीक है, यहां पर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहां एक सहायक क्रिया आएगी। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब मैंने आपको अफर्मेटिव लिखाया था ना, वहां डू और डज आया था, यहां कौन आता है, डिड। और जब डिड होगा, चलो नोट लगा लेते हैं, डिड होगा तो आप सभी साथियों को ये भी बात पता है कि एक तो डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और एक इस डिड के साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म, अगर ये सहायक क्रिया हो तो। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर आप सभी के पास ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चलता रहेगा हिसाब किताब। फिर चलते अपने प्रश्नवाचक में, अर्थात इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या कुछ रहेगा, डिड को ले आइए बार, डिड के बाद होएगा जी सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या हो जाएगी जी, इंटेरोगेटिव है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लास्ट में अपने लगा लेते हैं आमतौर पर क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंटेरोगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसमें क्या रहेगा, डिड तो है ही, डिड के बाद आपके पास सब्जेक्ट है, इसके बाद नोट आ जाएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, क्वेश्चन मार्क है। एक इसके अंदर आपको मैं डिफरेंट पैटर्न लिखवाता हूं जी, कि कभी भी किसी सेंटेंस में, जैसे कि ऑनलाइन एक साथी ने अभी लिखा भी, उनको तो क्लियर करना बहुत जरूरी है सभी साथियों का, ठीक है ना। आपने रविकांत जी एक बात लिखी भी, गुरुजी मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारा भला चाहते हैं तो अपने आप कमेंट पे कोई ध्यान मत दो, क्योंकि इससे अपना ही टाइम बर्बाद हो रहा है। सही बात है, इसलिए सभी सब्जेक्ट के टीचर ध्यान दें। 95% युवा फालतू के क्वेश्चन पूछता है, तो कृपया करके कमेंट पे ध्यान मत दो और अपने हिसाब से पढ़ाओ। पॉइंट है दोस्त आपकी बात में, पर आप एक बात ये भी तो सोचो ना, आप जितने भी साथी साथ जुड़े हुए, आप में से अगर एक भी साथी कमेंट पे ध्यान देने से अगर वो सही ट्रैक पे आ भी जाए, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाए, ऐसा भी संभव नहीं है रविकांत जी। अगर आप अध्यापक होते ना, आप हर किसी के मैसेज को इग्नोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर किसी के मैसेज को इग्नोर करने लग गया ना, तो फिर एक धारणा पक्की हो जाए कि ऑफलाइन ऑनलाइन में कौन सी ठीक है नहीं ठीक है। थोड़े बहुत प्रश्नों पे ध्यान देना होता है। एक अध्यापक होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि कुछ साथियों को तो समझाऊं, क्या पता वो ट्रैक पे आ जाए। माता पिता अपने बच्चे को समझाते हैं ना, फिलहाल मैं आपके माता पिता जैसे ही काम कर रहा हूं, गुरु हूं। आप जैसे आपने मैसेज के पॉइंट आपके बात मैंने आज बोला भी था ना, कभी कभार थोड़े बहुत समय तक ध्यान दिया जाता है, उसके बाद अध्यापक को भी लग जाता है, एक कुछ हो के तो नाम याद हो जाते हैं, कुछ का तो आइडिया लग जाता है कि फालतू प्रश्न करेगा, फिर उसके प्रश्न पे ध्यान देता भी नहीं है टीचर। आप निश्चिंत रहिए, सब चीजें स्टेप बाय स्टेप चलेगी और पॉइंट आपका एकदम सही जायज है, ठीक है ना, आपके पॉइंट में दम है। हम साथी गण अध्यापक वगैरह बैठे होते हैं, हम भी इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, मैंने कहा कितने पे ध्यान दे, कितने पे नहीं देता कोई भी ध्यान। मैं क्यों चाहूंगा कि यहाँ पर 1 घंटा अपना यूं ही खराब करके जाऊं, मैं तो चाहता हूं ना आउटपुट दिया जाए। पर कोई बात नहीं, पॉइंट था आपकी बात के अंदर, ध्यान मैं तो रखूंगा ही रखूंगा इस बात का, ठीक है। वॉज और वर, और वॉज और वर के बाद अगर आपको दे दी जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान से देखिएगा, वॉज और वर के बाद अगर कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, थर्ड फॉर्म, ये क्या मामला है जी, ये होगा पैसिव। ये क्या मामला आ जाएगा, पैसिव। बड़े विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, कौन से टेंस में लिख के बैठा हूं, ये सिंपल पास्ट में। वॉज और वर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है।
सेकंड फॉर्म को तो सहायक क्रिया की लोड ही नहीं पड़ती। वॉज और वर के बाद कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी, वो पैसिव होगा, एक्टिव से पैसिव। और आपके सिलेबस में, इसलिए घबराइएगा मत, आपके सिलेबस में एक्टिव पैसिव का जिक्र आएगा। कभी भी आप वॉज या वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो और आपसे पेपर के अंदर नाम पूछ ले कि टेंस का नाम बताओ बेटा, तो उस टेंस का नाम क्या होगा? सिंपल पास्ट। कैसे? ये कैसे होता है? थोड़ी देर रुकिए, आपको मैं सामने कुछ उदाहरण रखूंगा, आप खुद पहचान कर लोगे, ठीक है ना। सर साउंड इज नॉट कमिंग राइट। भाई बाकी साथियों को भी नहीं आ रहा क्या साउंड? मेरे इधर से तो आवाज का मामला एकदम ओके है। आप थोड़ा वॉल्यूम वगैरह हाई लो जो भी होता है ना मोबाइल के अंदर आपके, वो करके देखिएगा ना। सर लास्ट मंथ, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी तो आते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं आते हैं ना, ठीक है ना। वहां जो है लास्ट मंथ और इनका प्रयोग करके अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाना पड़ेगा ना उसे, तो वो किस तरीके से प्रयोग में लाता है, वहां उसका स्ट्रक्चर अलग बनता है। लास्ट मंथ का मतलब लास्ट डे आई डिसाइडेड टू गो देयर, ये देखो पास्ट में भी तो आ गया ना, तो वहां ऑप्शंस दिए जाते हैं दोस्त, उनसे हम पहचान करते हैं। ये पहचान आप कर लोगे, पता करोगे, चिंता मत करो, कोई आपको बताने वाला नहीं होगा, वहां पे ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर लेते हैं। सर हेड भी अफर्मेटिव में लगेगा क्या? अभी देखो अभिषेक जी, थोड़ी देर रुको आप, कहां क्या लगेगा नहीं लगेगा मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहले ये लिख लिया तो मुझे बताइएगा। नहीं भाई नितेश कुमार जी, बाकी साथियों सबको ओके वॉल्यूम आ रही है दोस्त, और इधर से भी वो वॉल्यूम का सारा हिसाब किताब ओके ही है। लिख लिया? चलो अब मैं एक काम करता हूं, आप सभी साथियों के सामने कुछ एक सामान्य से उदाहरण रखने का जो है वो प्रयास करता हूं। पहले बेसिक कुछ उदाहरण रखता हूं, बाद में मैं सीक्वेंस से संबंधित बातचीत करूंगा। सीक्वेंस पे अभी नहीं आ रहा, बेसिक आपके सामने 2 4 5 उदाहरण रखता हूं, आप मुझे केवल ये बताइएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। मान लीजिए सेंटेंस हो, दे डिड इट वेरी वेल, they did it very well for their exam। ये एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, ठीक है, एक सेंटेंस वो लिखते हैं। Did they want this for एवरी क्लास? एक ये लिख दिया अपनों ने सेंटेंस। इनमें क्या प्रश्न पूछूंगा, 2 मिनट रुको, आपको मैं समझाता हूं सब कुछ। एक सेंटेंस लिखा, वी वर प्रेजेंट देयर, वी वर प्रेजेंट देयर फॉर आवर स्पीच। एक ये लिख दिया अपना सेंटेंस। They did not play well yesterday। ये लिख दिया अपनों ने सेंटेंस। I was his friend but now I don't call him। एक ये लिख दिया अपनों ने सेंटेंस। ये मैंने आपके सामने कुछ एक उदाहरण रखे हैं जी। इन सभी प्रश्नों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? बहुत सामान्य से मैंने सेंटेंस लिखे, राइट रॉन्ग की कोई बात नहीं है, सब सही है। मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं, फूड वॉज टेकन बाय यू, बहुत सही लिखा भी दोस्त आपने, है ना। राम विष्णु जी अच्छा सेंटेंस लिखा। फूड एक वचन था, आपने वॉज लगाया, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय यू आपने सही लगाया, बिल्कुल सही। सिंपल पास्ट का पैसिव बनाइए, एकदम ओके बात कह रहे हो आप, ठीक है ना। आओ भाई, सिंगुलर और प्लूरल के साथ डेड लगे। हाँ, इसमें सिंगुलर प्लूरल की कोई गणित ही नहीं है, आप बेफिक्र रहिएगा कि एक वचन के साथ डेड लगाए या बहुवचन के साथ डेड लगाए, एक वचन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाए या बहुवचन के साथ सेकंड फॉर्म लगाए, कहीं कोई कष्ट नहीं है। पहले सेंटेंस पे बात करते हैं। दे डिड इट वेरी वेल फॉर देयर एग्जाम। पेपर में आपको करेगा क्या, ये सेंटेंस दे दे और आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य के अंदर से हेल्पिंग वर्ब बताइए, THEY से लेकर और एग्जाम तक का ये सेंटेंस आपको पेपर में दे रखा और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस एग्जाम के अंदर सहायक क्रिया बताइए, हेल्पिंग वर्ब बताइए। टेंस वेंस पूछ ही नहीं रहा, हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा है आपसे कि सहायक क्रिया बताओ कौन सी होगी। यकीन मानिए बहुत सारे साथी होंगे
जो यहां पर इस सेंटेंस के अंदर डिड को जो है वो सहायक क्रिया का दर्जा देंगे कि डिड सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है। आपने हमने तो सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। मैं तो दोबारा से यूं मान लो आप रिवीजन कर रहे हैं, पहली अपनी दूसरी क्लास का रिवीजन कर रहा हूं आप सभी के साथियों के सामने। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें ये जो डिड लिखा हुआ है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सहायक क्रिया है ही नहीं इस सेंटेंस के अंदर। दे डिड इट, उन्होंने ये करा फॉर वेल, अच्छे तरीके से, फॉर देयर एग्जाम, उन्होंने बढ़िया तरीके से किया अपने एग्जाम के लिए। यहां पर डिड किसका काम कर रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। टेंस का नाम सिंपल पास्ट, सहायक क्रिया नहीं है। ये सिखाना चाहता हूं इस सेंटेंस के अंदर मेन उद्देश्य क्या अपना कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो ये डिड यहां पे जो लिखा हुआ है क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सहायक क्रिया पूरे सेंटेंस में नहीं है। ये चीज सीख लीजिए। होगी क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, डिड दे वांट दिस फॉर एवरी क्लास, क्या वो यह चाहते हैं हर क्लास के लिए? क्या वो ये हर क्लास के लिए यह चाहते हैं? कोई भी चीज होगी, क्या वो हर क्लास के लिए यह चाहते हैं? इस सेंटेंस के अंदर डिड की अगर बात पूछ ली जाए कि डिड क्या है, सहायक क्रिया है या क्रिया है, अर्थात वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। यहां भाई साहब डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। कौन गारंटी दे रहा है इस बात की? वांट दे रहा है। वांट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अगर कभी किसी सेंटेंस में डिड सहायक क्रिया हो तो पक्की बात है, अगर आपको लगे कि डिड तो सहायक क्रिया है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म। ये रही, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दिमाग में रखिएगा इस बात को। टेंस वेंस के नाम नहीं पूछ रहा है, वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, इनके बारे में जानकारी लेना चाह रहा है आपसे, और आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न आ जाए, वी वर प्रेजेंट देयर फॉर आवर स्पीच, हम वहां पर अपने भाषण के लिए मौजूद थे, हम वहां पर अपने भाषण के लिए उपस्थित थे। इस सेंटेंस के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि सहायक क्रिया कौन सी है? तीसरे वाक्य में, तीसरे सेंटेंस में आपसे पूछ लिया जाए सहायक क्रिया कौन सी है? भाई सहायक क्रिया है ही नहीं पूरे वाक्य के अंदर। ये जो वर यहां पर लिखा हुआ है ये खुद क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है भाई। ये वर क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, वर को क्यों चुना? वी बहुवचन था, वी बहुवचन था, प्लूरल था, तो आपने वर का प्रयोग करा। कोई कह दिया पता कैसे लेगा? अगर वर यहां पर सहायक क्रिया होता तो इसके साथ दो स्थितियां हो सकती हैं, मैंने आपको सिखाई हुई, या तो ये थर्ड फॉर्म और या ये फोर्थ फॉर्म। थर्ड कब आता है? पैसिव में। फोर्थ कब आता है? आगे जो इसके ठीक बाद टेंस पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, वहां पे। तो यहां पर वर खुद किसका काम कर रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। देखो कई साथियों ने वर को हेल्पिंग में बोला, नहीं 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 अमित जाजड़िया जी, वर सहायक क्रिया होता तो इसके बाद थर्ड या फिर फोर्थ, इन दोनों में से कोई एक होता, दोनों ही नहीं है। तो वर यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। वी वर प्रेजेंट देयर, हम वहां पर उपस्थित थे, फॉर आवर स्पीच, हमारे भाषण के लिए, हमारी स्पीच के लिए। कोई सहायक क्रिया नहीं। टेंस ये भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट। चौथे पे दे डिड नॉट प्ले वेल यस्टरडे, तो बहुत आसान सेंटेंस है। डिड किसका काम कर रहा है? सहायक क्रिया का काम कर रहा है। ये कैसे गारंटी मिल रही है भाई? डिड अगर सहायक क्रिया आपको लग रहा है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। कहां है? ये रही, ये प्ले है जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, ये होगी फर्स्ट फॉर्म। दे डिड नॉट प्ले वेल यस्टरडे, वो कल अच्छा नहीं खेले, ये फॉर्मेट बन गया। सर वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे हुई? वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लकी जी, वांट सेकंड फॉर्म वांटेड, थर्ड फॉर्म वांटेड, फोर्थ फॉर्म वांटिंग, और आमतौर पर अपने वांटिंग का प्रयोग करते नहीं। मैंने आपको स्टेटिव वर्ब डायनेमिक पढ़ाया हुआ है, वहां से ध्यान रख लो। वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कैसे हुई लकी जी? तो बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन पूछा है यार दोस्त आपने, ये तो पता आना चाहिए था आपको। नेक्स्ट पे आते हैं, आई वॉज हिज फ्रेंड बट नाउ आई डोंट कॉल हिम। आई वॉज हिज फ्रेंड, इस सेंटेंस के अंदर आपसे कोई पूछ ले कि उचित हेल्पिंग वर्ब बताइए भी कौन सी है? यहां से आई से लेकर और हिम तक पूरे सेंटेंस में सहायक क्रिया कौन सी है? सहायक क्रिया पूछी है उसने, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? भाई साहब बहुत भीड़ बैठी है जो इस वॉज को सहायक क्रिया का दर्जा देंगे, हम नहीं है उनमें। हमें पता है कि ये वॉज यहां पर किसका काम कर रहा है? सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। ये सहायक क्रिया नहीं है, सहायक क्रिया कोई और है, वो आगे चल के ये रहा। ये जो डू लिखा हुआ है ये किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब है। मैं वो भी समझाता हूं, पहले आप वॉज को सीखो। आई वॉज हिज फ्रेंड, मैं उसका दोस्त था, अब नहीं है वो। आई वॉज हिज फ्रेंड, यहां पर वॉज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कोई कहते ये कैसे पता चलेगा? अगर वॉज सहायक क्रिया होती तो फिर अपनी बात को दोहराता हूं, इसके बाद या तो थर्ड फॉर्म होती या फोर्थ, दोनों में से कोई दिख रहा है क्या? पूरे वाक्य में ढूंढ दो, बाकी पूरे वाक्य की लोड नहीं है, क्योंकि ये कंजक्शन इससे पहले पता लगाना था। आगे तो पता लगाने नहीं, वो संयोगवश आगे भी नहीं है, पर इधर इधर पता करना है। तो वॉज यहां पर किसका काम कर रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। टेंस कौन सा? सिंपल पास्ट। आई जब अब पास्ट में प्रवेश कर चुके, आई जब पास्ट में प्रवेश कर चुका होगा तभी अपने साथ वर्ब कैसे लगवाएगा? एक वचन जैसी, आ गई एक वचन जैसी। आई वॉज हिज फ्रेंड, में उसका दोस्त था, बट
बट नाउ, लेकिन अब भाई साहब आई डोंट कॉल हिम, अब मैं उसे फोन नहीं करता। इस डू का पूछ ले कोई कल से आपसे, कोई भी, कि डू वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। हमें पता है डू यहां पर सहायक क्रिया का काम कर रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि डू अगर सहायक क्रिया होगा तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये रही। ऑल वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये लो, ये गारंटी दे रहा है इस बात की। ये उत्कर्ष में पढ़ाने के लिए नॉलेज चाहिए या क्वालिफिकेशन? उत्कर्ष में पढ़ाने के लिए पहले आपको अपना पेपर पास करना चाहिए यार, मेरे हिसाब से तो अभी जी, है ना। नॉलेज अपनी जगह, ज्ञान अपनी जगह होती है, क्वालिफिकेशन अपनी जगह होती है, और रिप्रेजेंटेशन अपनी अलग जगह भी होता है दोस्त। गो की सेकंड वॉन्ट, अरे भाई राम स्वरूप मेरे भाई, गो की सेकंड वॉन्ट कब से होने लग गई? गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। स्पेलिंग में थोड़ा सा आपका दिमाग जो इधर उधर हो गया। गो वेंट गोन, WENT होती है वो। वॉन्ट तो खुद, वॉन्ट का हिंदी अर्थ कहता है चाहना। वॉन्ट की सेकंड फॉर्म वॉन्टेड। गो वेंट गोन, वो वेंट और वॉन्ट की स्पेलिंग में होचपोच हो गया आपके। हो गया जी मामला। ही वॉज माई फ्रेंड बट नाउ ही डजंट कॉल मी। दीपक कुमार जी बढ़िया सेंटेंस लिखा। वॉज यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, और ही एक वचन था इसलिए आपने डज को चुना। गो वेंट गोन सही बात है। ये फॉर्मेट बनेगा। लिखो आप ये पांचों सेंटेंस। इन पांचों सेंटेंस में क्या खास बात लिखी हमने? पेपर में ऐसे प्रश्न पता है आपसे देकर, कितने सामान्य से क्वेश्चन है, देके आपसे टेंस का नाम पूछ ले, वर्ब हेल्पिंग वर्ब पूछ ले, तो हो गए खेल लोगों के। तो लोग तो वर्क हो या किधर गया था वो अपना, ये वोज को इनको साइक्रिया दर्जा दे दे के बैठे होंगे। हमें पता है ना कौन वर्ब है कौन हेल्पिंग वर्ब है। करिएगा इसे नोट डाउन, लिख लो तो बताना और लिखेंगे। सर इनमें पास्ट टेंस कैसे हो वो बताओ। चलो इनमें, इसमें डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और चलो पास्ट टेंस का जो दोस्त मेरे से पूछ रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है दोस्त? पास्ट में आती है ना। कौन से टेंस के पास्ट में भी कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस। ओके, पकड़ लिए बात आपने। अब आ जाओ इधर। डिड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस हुआ? सिंपल पास्ट। वॉन्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन डिड यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो अब इधर देखो कहां गया वो इंटरोगेटिव, ये रहा। डिड क्या है यहां पर? सहायक क्रिया। और डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है ना। डिड सहायक क्रिया हो तो आ जाओ दोस्त। डिड हेल्पिंग वर्ब है ना, सहायक क्रिया। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कौन सा टेंस हुआ? सिंपल पास्ट। तीसरा देख दोस्त, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। दोबारा देख इधर, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? सिंपल पास्ट। फिर देख चौथे में, दे डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये देख दोस्त, आगे कौन सा था वो सेंटेंस अपना? चौथा। देख भाई दोस्त, नेगेटिव में डिड सहायक क्रिया है। डिड यहां पर किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब अगर डिड कभी हो तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गई आपकी वर्ब, ये हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इस सेंटेंस में ढूंढ ले बोले तू। डिड यहाँ पे क्या काम कर रहा है? सहायक क्रिया का। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अच्छा नेगेटिव हो रहा है, दे डिड नॉट, नेगेटिव भी है। पांचवा देख, आई वॉज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? सिंपल पास्ट में। नाउ आई, वो सिंपल प्रेजेंट था। ये टेंस पास्ट नहीं, ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये सिंपल पास्ट है। ये ले भाई, ठीक है। डिड नॉट प्ले वेल दिस यस्टरडे, ये गलत हो जाएगा। डिडंट प्ले कर देना, डिड नॉट प्ले वेल ऐसा, ये गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। और टेंस के बाद सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा? टेंस के बाद जल्दी हो जाएगा बस, है ना। टेंस तक एक बार में टेंस कंप्लीट होने दो, मैं टेंस के बाद आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कब तक क्लास आपकी कंप्लीट होगी। टेंस का टॉपिक एक बार ध्यान से होने दो, ठीक है ना। गोवेंट को ठीक बात है। सर वॉज की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? वॉज खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेरे भाई। वो वॉज का पैटर्न जो है वो बी से बना था। पहली क्लास नहीं देखी दीपक कुमार जी आपने? पहली क्लास अंग्रेजी की पहली कक्षा जिस दिन शुरू हुई थी आपकी, वो देखो आप, आपके प्रश्न का आपको बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और कुछ अपने इसके अंदर पैटर्न है जो डिफरेंट, वो सीखते हैं, पता करते हैं। अब देखो मैं आपको इसमें आने वाले सीक्वेंस के बारे में जानकारी देता हूं। इसमें सीक्वेंस का क्या हिसाब किताब लगता है, वो है जरूरी। तो पेपर में तो सीक्वेंस पूछने हैं उसने कहीं ना कहीं, ठीक है ना। वहां तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी लेके छोड़ देगा। सीक्वेंस समझिएगा, सिंपल पास्ट, इसके बाद होगा एंड प्लस सिंपल पास्ट। एक तो ये पैटर्न, ये ध्यान रखना है अपने को। फिर एक और है, अभी इतना ही नहीं है, सिंपल पास्ट, फिर आपको देगा एज सुन एज, एज सुन एज,
फिर इसके बाद अगले क्लोज में होगा सिंपल पास्ट। बेटा ध्यान से देखना, ये दोनों के दोनों जो है वो सीक्वेंस है, हल्के मत ले जाना इनको। ये दोनों के दोनों किसका काम कर रहे हैं? सीक्वेंस का। और सिलेबस में आपके नाम दे रखा है अगले ने, सीक्वेंस। तो थोड़ा ध्यान से टैकल करना है इन चीजों को। देखो भाई यहां तो दिया हुआ है एंड, और यहां दिया हुआ है एज सुन एज। यहां पे दिया हुआ है एज सुन एज। एज सुन एज का हिंदी अर्थ जैसे ही। जैसे ही। एंड का मतलब तो आप जानते हैं, और भी। ठीक है ना? आप तो गुस्सा करके, मेरा मतलब आपको परेशान करने का नहीं था। टेंस के, अरे गुस्सा नहीं हुआ, मैंने तेरे उत्तर इसलिए दिए थे कि मेरा ये मानना था कि टेंस का पता तो खुद को होना चाहिए था, तुरंत पता चल जाना चाहिए था। मेरा काम गुस्सा होने का नहीं है भाई। गुस्सा मैं उसी साथी पे होता हूँ जो बेफिजूल की कोई बात पूछे। ठीक है ना? गुरु जी मार तो सी उड़ गयो। टेंस पढ़ोगे तो सी तो उड़ेगा भाई, है ना? लिखो भाई, बिना हेल्पिंग वर्ब के इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा क्या? नहीं बनते दोस्त। वर्ब या तो वर्ब होनी चाहिए, ठीक है ना, या हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। ये WH वर्ड जो होता है ना, जिसपे अपने कई बार भरोसा करते कि यार ये सहायक क्रिया, सॉरी ये इंटेरोगेटिव बनाता है, प्रश्नवाचक बनाता है, ऐसा हर बार नहीं होता। उस WH वर्ड के बाद कोई ना कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखा ही होता है ना? ये हमेशा निश्चिंत रहिएगा, ध्यान रखिएगा। तो नाराज नहीं हो भाई, मैं अब तू नाराजगी वाली बात छोड़, इन पे ध्यान दे, पेपर में आने लायक स्कीम है। देखो भाई मेरे दोस्तों, एक बात का पक्का ध्यान रखना, सिंपल पास्ट कोई एक क्लोज में, क्लोज नाम याद कर लो। क्लोज का मतलब एक हिस्सा, एक भाग, वो CLOS स्पेलिंग नहीं बोल रहा हूं, एक हिस्सा एक भाग, उसमें आपको सिंपल पास्ट दे रखा होगा। और उसके बाद कोई कनेक्टिव, इनको कनेक्टिव बोलते हैं, अर्थात कंजक्शंस। कहीं तो एंड दे रखा होगा, कहीं एज सुन एज, ये भी दे रखा होगा, है ना? सिंपल पास्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। दीपक कुमार जी लिखा अच्छा है, लेकिन गलत लिख दिया थोड़ा सा, बिफोर और आफ्टर नहीं होता, है ना? थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है इसका, आएगा नंबर उसका भी, पास्ट परफेक्ट में पढ़ेंगे हम। अभी तो इस पे ध्यान दो आप, ये जो सीक्वेंस है, एंड दे रखा होगा, अगले क्लोज में आपसे पूछेगा सिंपल पास्ट। एक क्लोज आपको रिक्त स्थान देगा पेपर के अंदर, ऐसे पता चलेगा। कैसे? मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं, मान लो एक सेंटेंस है, आई पोस्टेड ए लेटर, नहीं, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर एंड ब्लैंक। वर्ब के नाते आपको ऑप्शन दे दे वो पोस्ट इट, ये पेपर में दे दे, मान लो क्वेश्चन वो आपको, शी वॉश द डिशेज, शी वॉश द डिशेज एंड, वर्ब के नाते आपको ऑप्शन देते DRY देम। ये DRY लिखा हुआ है ना, ड्राई। मान लो सेंटेंस वो आपको दे दे, आई कॉल्ड माई फादर, आई कॉल्ड माई फादर एज सून एज आई गेट, वर्ब दे दे आपको, माई रिजल्ट्स। ठीक है, चलिए सब में प्रयास करते हैं, आप और हम मिलके। पेपर में मान लो ये सेंटेंस आ जाए, आप इसको, ठीक है, इसके ठीक नीचे मैंने वाक्य लिखे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में हो जाता है कि इसी से संबंधित वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर भी थोड़ा सा पैटर्न आप पहचानने की वो कोशिश करिएगा। आई रोट अ लेटर, रोट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? सिंपल पास्ट में। अभी देखा आप लोगों ने पीछे प्रयोग होते हुए, राइट, रोट, रिटन। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकंड फॉर्म होती है, और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, एंड, ये मिल गया जी एंड। पेपर में इतना ही दे रखा होगा, ध्यान से। आगे यहां ब्लैंक होएगा, पहचान कैसे होगी टेंस की? कहीं आपने देखा ध्यान से, यस्टरडे नहीं लिखा हुआ, लास्ट डे, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, कुछ नहीं लिखा हुआ, अगो नहीं लिखा हुआ। मतलब इंडिकेशन के नाम पर जो पिटारा अपने लेकर जाएंगे पेपर में, तो कहीं नहीं छपा हुआ इसमें, है ना? इसमें लिखा हुआ क्या? आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, एंड और ब्लैंकेट, मैंने एक पत्र लिखा और उसे पोस्ट कर दिया। तो याद रखिएगा, पोस्ट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? जब आपको सिंपल पास्ट मिल जाए, जो कि रोट है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट मिल जाए और एंड मिल जाए, तो अगले क्लोज में भी क्या होगा? सिंपल पास्ट ही होगा। पोस्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? पोस्टेड। क्या होती है? पोस्टेड, पोस्टेड इट, POSTED। पोस्टेड भी वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? सेकंड फॉर्म हुई।
आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, एंड पोस्टेड इट। आपसे मेरा निवेदन है एंड को पहचान मत बना लेना कि आज के बाद कभी भी किसी वाक्य में ए एन डी एंड लिखा हुआ मिल जाए और आपको लगे ला भाई सिंपल पास्ट टेंस लगा। मैंने ये नहीं पढ़ा है, मैंने कहा अगर एक तरफ सिंपल पास्ट है उसके बाद आपको एंड मिलता है तब आप क्या करिएगा, सिंपल पास्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो ठीक चल रही बात। फिर आओ इस पे, शी वॉश्ड द डिशेज। वॉश्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, सेकंड फॉर्म। उसने बर्तन धोए, डिशेज का मतलब क्या हुआ, बर्तन। उसने बर्तन धोए, ठीक है। एंड और ब्लैंक देम, और उनको सुखा दिया। ड्राई का मतलब क्या होता है, सुखाना। उसने बर्तन धोए और उनको सुखा दिया भाई साहब। वॉश्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म आ गई। ये आपका एंड आ गया जी, कनेक्टिव। एंड आ गया कनेक्टिव। अगले क्लोज में ड्राई की सेकंड फॉर्म होती है जी DRIED, ड्राइड। DRIED, ड्राइड। सर एंड और एस सुने जी पूछ लिया तो ब्लैंक में, लकी जी निश्चिंत रहो, नहीं पूछता, पागल थोड़ी है वो। ऐसे आपको कल को बाई चांस आप कहते गुरु जी आई वाली जगह पर किस्तान दे दे, यहां पर आई कर दे, ही कर दे, शी कर दे, आपका नाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे, कैसे संभव है मेरे भाई, क्या प्रश्न पूछ रहे हो हैं? सुबह सुबह टाइम में क्या खा के बैठे हो, ये नहीं पूछेगा, निश्चिंत रहो। एज सुन एज और इनकी चिंता मत करो, ठीक है ना। ये जब इनको पूछना होता है ना, वो कंजक्शंस में प्रश्न होते हैं, यहां नहीं, टेंस में नहीं पूछेगा वो, इसलिए बेफिक्र रहिएगा। इनको लेकर सिरदर्द मत लो, आप तो मेन चीज पर ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं। तो वॉश्ड होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड दे रखा होगा। ड्राइड, ड्राइड वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, जैसे यहां पर पोस्टेड थी। उसने बर्तन धोए और सुखा दिए। आई कोल्ड माई फादर, कोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है जी, कोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कई बार अब यहां वो बच्चे फंसते हैं जिनको कोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो होती है ना, वो यहां उलझ जाते हैं कि यार गुरुजी थर्ड फॉर्म भी तो कोल्ड ही होती है ना। उन्हें पता है कि ये कोल्ड यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड। अगर थर्ड होती तो कोई ना कोई सहायक क्रिया होती। आई कोल्ड माई फादर एज सुन एज, मैंने मेरे पिताजी को फोन किया जैसे ही। आई ब्लैंक माई रिजल्ट, जैसे मुझे मेरा रिजल्ट प्राप्त हुआ। गेट की सेकंड फॉर्म मेरे दोस्त गोट होती है। ये लो जी, ये उत्तर हो गया। गेटिंग, जो साथी गेटिंग लगा रहे ना, गलत। ऊपर वाला नियम देखो ध्यान से, सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, ये आंसर थे। एक नंबर सेंटेंस में दो बार वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, होने दो, क्या दिक्कत है, ऐसा कहां लिखा हुआ है कि नहीं होंगी। ये फॉर्मेट थे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं, ठीक है ना। कल यहीं से यही फॉर्मेट जो है मैं आपको बताऊंगा। इसमें और क्या क्या, अभी सिंपल पास्ट पूरा नहीं हुआ है भाई, सिंपल पास्ट में और भी कई सारी चीजें, इनके ऊपर कल चर्चा परिचर्चा करी जाएगी। आज जो आपने पढ़ा इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको जरूर याद रख के जाइएगा। सिंपल पास्ट के पैटर्न को तो इतना कम से कम आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। अगली क्लास का आपका समय हो चुका होगा, तब तक स्वस्थ रहो। और हाँ, सभी साथियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नया साल आने वाला है, अगली क्लास अपने नए साल में ही होगी। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।